Hi friends, welcome to this new video on the topic of the long term. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कुछ लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं. ध्यान से देखिए. यस, मैं यहाँ पे हूँ. ये L को सपोर्ट देके खड़ा हूँ. यस, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म होता क्या है. अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या मैं आपको क्लियरली दिखाई दे पा रहा हूं? नहीं. क्यों? बहुत ज्यादा नजदीक आ गया. अच्छा, ओके, रुकिए. क्या आप अभी मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं? यस, ओके, थैंक यू, ग्रेट. सो जैसा मैं बता रहा था, हम आज लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. जब आपने ये वीडियो शुरू किया तब अब मुझे इतना छोटा सा दिखाई दे रहा था मैं आपको. क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही दूर बैठा हुआ था और उसके बाद मैं आपकी स्क्रीन की फ्रेम से बाहर चला गया था. मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा था. क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही नज़दीक आ गया आपके साथ और बहुत ही शॉर्ट टर्म फ्रेम में आ गया था आपके साथ. तो हमारे जीवन में भी हम कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हैं. कुछ एसेट क्लासेस के लिए हमारा नज़रिया बहुत ही लॉन्ग टर्म रहता है और कुछ एसेट क्लासेस के लिए हमारा नज़रिया बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है. तो कौन से एसेट क्लासेस हैं जिसका लिए हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म होता है और कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिसके लिए हमारा नज़रिया शॉर्ट टर्म होता है, वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा. और ये वीडियो के एंड तक आपको मेरा मैसेज क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. कुछ बुरा नहीं है. यू कैन हैव अ लॉन्ग टर्म फॉर सर्टेन एसेट क्लासेस एंड यू कैन हैव अ शॉर्ट टर्म फॉर सर्टेन एसेट क्लासेस. बट हम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. देयर इज अ फील्ड कॉल्ड बिहेवियरल फाइनेंस जिसमें इस कॉन्सेप्ट को मेंटल अकाउंटिंग का नाम दिया गया है. अगर आप गूगल करेंगे, मेंटल अकाउंटिंग सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. तो सबसे पहला एसेट क्लास जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ वो है रियल एस्टेट. आप सब लोग अग्री करेंगे कि रियल एस्टेट एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है. हम हर 3 साल 5 साल में अपना प्रॉपर्टी बदलते नहीं हैं. ओके, या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हम डेली बेसिस पे अपने मोबाइल ऐप में देखते नहीं हैं. या फिर अगर मेरे को अपना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन पता चला तो मैं एक बेडरूम या किचन बेचने निकलता नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि आई नो दैट आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. 20 साल, 25 साल, 30 साल और कुछ लोग तो लाइफ टाइम तक उस प्रॉपर्टी में रहते हैं और उनके बच्चे उस प्रॉपर्टी में बड़े होते हैं. सो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इज फॉर रियल एस्टेट. सो एक दिन मैं डिस्कस कर रहा था अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ, कि मैं जो करंट प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस और वो प्रॉपर्टी का रिटर्न्स कैसा है. सो 93 में वी शिफ्टेड आवर हाउस और 93 से 2021 तक हम उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और उसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मैंने फाइंड किया तो आई फाउंड अ फिगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि 12.79% CAGR रिटर्न दैट प्रॉपर्टी हैज जनरेटेड. मेरे फादर ने कभी भी पिछले 25 साल में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाला नहीं था. नाउ इसमें मैंने कोई लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट या कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ये सब कुछ एडजस्ट नहीं किया हुआ है. एंड दिस इज द रिटर्न दैट आई एम जनरेटेड. और ये रिटर्न फिगर देख के देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फील सेटिस्फाइड एंड सरप्राइज्ड कि ओहो, इतना अच्छा रिटर्न इस प्रॉपर्टी ने दिया है. बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी जो हम कंसिडर नहीं करते हैं. सबसे पहला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इज वेरी बिग. सो लोन लिए बिना प्रॉपर्टी लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. बहुत ही कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं.
और जब हम लोन लेते हैं, पॉइंट नंबर 2, तो वो लोन हम 20 साल या 25 साल का लेते हैं। वी बेट ऑन अवर फ्यूचर इनकम कि 25 साल में ये लोन मैं रीपे करूंगा। Why you have such a long term for the asset class on the basis of which you have taken the liability? Don't you think it is something to consider about? I agree कि प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होने वाला है, पर उसके सामने आप रिस्क्स भी तो ले रहे हैं, आप लोन भी तो ले रहे हैं। क्या पता इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो, क्या पता कोई सिनारियो आ गया तो। पर जब कोई प्रॉपर्टी लेने जाता है तो ये सब चीजें नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? सेकेंड थिंग इज, प्रॉपर्टी में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा एप्रिसिएशन नहीं आया तो, isn't it? So these are the points which you don't consider when you think about long term. और एक इंपॉर्टेंट बात, जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम अपने बजट को थोड़ा स्ट्रेच भी करते हैं। अगर मेरा बजट है 70 लाख रुपीस का और प्रॉपर्टी मुझे जो पसंद आई उसका वैल्यूएशन 75 लाख या 80 लाख है, तो आई एक्सटेंड माय बजट। एंड जब मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो मैं थोड़ा डिस्काउंट करके भी बेच देता हूं। आई डोंट नो व्हाई वी हैव दिस माइंडसेट अराउंड प्रॉपर्टी। दूसरा एसेट क्लास जो है वो है गोल्ड। गोल्ड हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, इज इमोशनली अटैच्ड। इंडिया में कोई गोल्ड की माइंस नहीं है, बट सबसे ज्यादा गोल्ड जो प्रिजर्व हो रहा है वो इंडिया की बैंक्स की लॉकर में और एनबीएफसी कंपनीज के लॉकर में पड़ा हुआ है। देयर आर सर्टेन एनबीएफसी कंपनीज हु हैज ग्रोन जस्ट बिकॉज ऑफ द गोल्ड लोन्स बिजनेस। गोल्ड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो हैं उनकी वजह से खाली वन वे है, दैट इज इनवर्ड ट्रैफिक, देयर इज नो आउटवर्ड ट्रैफिक, इजंट इट? आपने भी ये अनुभव किया होगा। गोल्ड के प्राइसेस हम रोज नहीं देखते हैं, शायद एज अ मेल मेंबर हम गोल्ड के प्राइसेस देखते हैं और फीमेल मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, फिर भी दे आर एडमेंट नॉट टू सेल द गोल्ड, एंड दैट्स व्हाई इट हैज क्रिएटेड द वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, isn't it? फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ में हम 15 साल तक अपना पैसा जमा करते हैं, हर साल जमा करते हैं और पेशेंटली 15 साल तक वेट करते हैं। उसके बाद 5 साल और एक्सटेंड करते हैं, वो भी नहीं हुआ तो उसके बाद और 5 साल के लिए हम एक्सटेंड करते हैं। क्यों ये हम करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में पीपीएफ जो है उसका पोजीशनिंग ऐसे हुआ है कि वो पैसा मेरे रिटायरमेंट के काम में आएगा, वो पैसा मैं टच नहीं करूंगा अंटिल सम क्राइसिस हिट्स। तो वो मेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया, वही चीज़ यहाँ काम करता है कि पीपीएफ का पैसा मैं हर साल इन्वेस्ट करूंगा, उससे मेरा टैक्स बचता है, उससे मेरा एप्रिसिएशन होता है, वो रिटायरमेंट में काम में आएगा। आई एम कमिंग अप विथ वन वीडियो जो ये कॉन्सेप्ट पे है, इज पीपीएफ द बेस्ट प्रोडक्ट? वो वीडियो मेरा आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको और इंसाइट्स मिलेंगे कि पीपीएफ कैसे बेस्ट प्रोडक्ट है और उसका ऑप्शन क्या अवेलेबल है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स की हम बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आप बैंक में रखते हैं, उसमें ऑटो रिन्यूअल का फीचर होता है। आपको याद भी नहीं होता है कि एफडी मेरा कब मैच्योर होने वाला है, वो और ऑटो रिन्यू हो जाता है। देयर इज अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। एफडी में 12%, 10% हुआ करते थे और आज एफडी में 6%, 6.5% मिल रहे हैं। और जब 5 साल के बाद आपकी एफडी रिन्यू होगी तो क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हमें नहीं पता है, फिर भी हम ये रिस्क को कंसिडर नहीं करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट एफडी में हम इनकम टैक्स पे करते हैं। सो पोस्ट इन्फ्लेशन एंड पोस्ट टैक्सेशन अगर हम रिटर्न देखें तो कुछ रिटर्न जनरेट नहीं होता है, फिर भी वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स। बट जब हम ये एसेट क्लास की बात करें, इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, यहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन गड़बड़ा जाती है। क्यों गड़बड़ा जाती है? कई लोग तो हमारे पास आते हैं, सर मेरा लॉन्ग टर्म है, आई वॉन्ट टू बाय अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म,
हम उनको पूछते हैं सर आपकी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या, वो बोलते हैं सर 1 से 3 महीना इज कंफर्टेबल। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर 100 रुपये से नीचे का स्टॉक दीजिए जो 1 साल से अंदर डबल होने वाला हो और वो मुझे पैसा कमा के दे। अगर वैसा स्टॉक मुझे पता होता तो मॉर्गेज लोन लेके मैं ही उसमें पैसा नहीं लगा देता। बट द पॉइंट इज आई डोंट हैव द पेशेंस टू होल्ड ऑन। अगर मैं किसी को पैसे मैनेज करने देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे म्यूचुअल फंड, तो वहाँ मैं अपनी एनएवी हर महीने चेक करता हूँ, हर क्वार्टर चेक करता हूँ, साल में एक बार तो चेक करता ही हूँ। और ईएलएसएस में हमें पता है कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 3 साल के बाद मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी वैल्यूएशन है, डाउन है तो भी मैं विड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर है तो भी मैं विड्रॉ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया है कि ईएलएसएस मतलब 3 साल। अगर आप इसी ईएलएसएस को पीपीएफ के ड्यूरेशन के लिए होल्ड करें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। और उसके लिए मेरा इस पीपीएफ द बेस्ट प्रोडक्ट का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके लिए आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, and then you will be able to get the notification of it, isn't it? So ये एक इमेज है जो मुझे कहीं से आया था सोशल मीडिया में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या होना चाहिए और क्या हकीकत है। आइडियली इट शुड बी लाइक दिस: इक्विटी should be used to create wealth, gold for ornaments, insurance for protection, fixed income for regular income and real estate for a home. इंडिया में तो हम टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। रियलिटी क्या है? रियल एस्टेट फॉर रेगुलर इनकम, इंश्योरेंस फॉर टैक्स सेविंग, गोल्ड फॉर क्रिएटिंग वेल्थ एंड इक्विटीज फॉर एंटरटेनमेंट। Isn't it? तो आपको कई लोगों को सही लग रहा होगा। आपके कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। मैंने एक बुक पढ़ा था, स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन, रिटन बाय जेरेमी सिगेल। ही इज़ द प्रोफेसर इन यूएस, वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस इन यूएस, और उन्होंने ये अपनी बुक में डेटा पब्लिश किया है। और ये जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं, ये रिटर्न्स आर रियल रिटर्न्स। रियल रिटर्न्स मतलब एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। और 200 साल का हिस्ट्री है। ऐसा हिस्ट्री इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट का हिस्ट्री खाली 40 साल का है। सो स्टॉक्स इन यूएस हैज जनरेट 6.6% रिटर्न, बॉन्ड्स हैज जनरेट 3.6% रिटर्न। 3% से क्या फर्क पड़ जाता है? पर 3% में आप वैल्यूएशन में डिफरेंस देखिए। बॉन्ड हैज जनरेटेड $1,778, whereas स्टॉक हैज जनरेटेड $7 lakh, क्योंकि ये 3% कंपाउंड हो रहा है 200 साल तक। Isn't it? बिल्स, ट्रेजरी बिल्स 2.7% का रिटर्न दे रहे हैं। खाली 10 पैसा, खाली 80 पैसे का फर्क, 80-90 पैसे का फर्क भी $1,000 का फर्क ला देता है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। गोल्ड नियरली फ्लैट रिटर्न्स एंड करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। अभी इंडियन मार्केट में इसका क्या सिनारियो रहा हुआ है? सो इंडियन मार्केट में जब हमने डेटा लेके प्लॉट किया तो सिमिलर formation happens. Sensex has given wonderful returns over the period of time. Gold and FD has given similar kind of formations. So I thought, let me plug in the figures into an calculator and find out क्या difference पड़ता है। तो let's calculate the returns कि अगर मैं इस figures को generate करूं कैलकुलेटर में तो क्या फर्क पड़ता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एसेट क्लास हमने दिए हुए हैं, एफडी, गोल्ड एंड सेंसेक्स। एफडी का 40 साल का एवरेज रिटर्न अगर हम ले तो 8.7% का रिटर्न जनरेट होता है। अगर कोई बंदा 1980 में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एफडी में करता है तो उसका वैल्यूएशन 40 साल के बाद कितना होता है? लगभग 2,80,000 रुपए के आसपास। गोल्ड हैज जनरेटेड एन एवरेज रिटर्न ऑफ 11% इन लास्ट 40 years,
उसमें भी पिछले 10 साल जो हैं 2010 से 2020 हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मेजरली टू द गोल्ड एज एन एसेट क्लास। अगर यहाँ पे मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है 40 साल के बाद? तो ये 6.5 लाख रुपए का रिटर्न जनरेट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है। सो एफडी से लगभग 3 गुना। Isn't it wonderful? तो आप बोलोगे सर एफडी अच्छी चीज़ है और एफडी से भी बेटर गोल्ड है, पर एक एसेट क्लास हम भूल गए जिसमें लगभग 15% से तो थोड़ा ज़्यादा जनरेट रिटर्न हुआ है, पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए 15% ले लेता हूँ। सेंसेक्स में अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आप 1980 में सेंसेक्स की 30 कंपनी में, तो 40 साल के बाद क्या फ़र्क पड़ता? तो यहाँ पे लगभग 27 लाख रुपए जनरेट हो रहे हैं। सो मैं ये एग्जाम्पल से ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप पूरा का पूरा एफडी का पैसा, पूरा का पूरा गोल्ड का पैसा इक्विटी में डाल दीजिए। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ जो लॉन्ग टर्म आप दूसरे एसेट क्लासेस के लिए कंसिडर करते हैं वही लॉन्ग टर्म इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास में कंसिडर करना चाहिए। अगर आप 25% या 30% एलोकेशन भी आपके सेविंग्स का इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में या इक्विटी में देंगे तो दैट विल क्रिएट अ वंडरफुल रिजल्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ 20 years, 25 years. इट विल क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट जिसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे। So that is the whole idea behind showing you this examples and sharing with you कि क्या फ़र्क पड़ सकता है। इक्विटी हमें एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है। इक्विटी शुड बी यूज्ड एज एन एसेट क्लास फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, isn't it? So coming to the final conclusion, what I'm trying to convey is जो रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म हम रखते हैं, जो गोल्ड में हम लॉन्ग टर्म रखते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट्स में हम लॉन्ग टर्म रखते हैं, वही लॉन्ग टर्म हमें इक्विटी एज एन एसेट क्लास में रखना चाहिए। इक्विटी का डेटा स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया। पूरी दुनिया में कोई भी टाइम फ्रेम में इक्विटी हैज़ जनरेटेड वंडरफुल रिटर्न्स एज कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लासेस। अगर आप उसको प्रोवाइडेड sufficient time दें, sufficient time, that means the long term, so called the long term, जो दूसरे एसेट क्लासेस के लिए अप्लाई होता है वही यहाँ अप्लाई करें तो आपके कॉर्पस में, आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। सो आई होप द मैसेज इज क्लियर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, द मैसेज पसंद आया हो तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विद दिस भाविक साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू विथ येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल दैट टाइम, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।